हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी आज भारतीय अर्थव्यवस्था के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो ये तीसरा पार्ट होगा। 2 पार्ट जो है इसके पहले जो है प्ले स्टोर में पड़ चुका है, उसको आप सब जो है जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, 20-20 प्रश्नों की, जो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंक दर, दूसरा है खुली बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 3 है लोक ऋण, पब्लिक डेब्ट। ऑप्शन नंबर 4 है लोक राजस्व, रिपब्लिक रेवेन्यू। उपयुक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है, ये बताना है आपको। इन चारों में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, बी है 2, 3, 4, सी है 1, 2, डी है 1, 2, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है, 1 और 2 जो है ये मौद्रिक नीति के घटक हैं। ठीक है, ये मौद्रिक नीति के घटक हैं। और लोक ऋण और लोक राजस्व जो हैं, ये जो दोनों हैं, ये जो है राजकोषीय नीति के घटक हैं। किसके? राजकोषीय। ठीक है, इसको याद रखिएगा, राजकोषीय नीति के घटक हैं। राजकोषीय नीति के घटक कौन कौन से हैं? लोक ऋण, पब्लिक डेब्ट और लोक राजस्व जो है ये राजकोषीय नीति है। और बैंक दर और खुली बाजार कार्रवाई जो है ये सब मौद्रिक नीति के घटक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, बी है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3 है कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937। ऑप्शन नंबर डी है खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973। तो कृषि उत्पाद के बाज़ारों को जो है किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के तहत जो है इसको विनियमित किया जाता है। इसकी स्थापना अगर पूछे कब हुई थी, कृषि उत्पाद विपणन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1937 में। ठीक है, 1937 में पारित किया गया था। इसमें बनी बागानी और अन्य कृषि भंडार के साथ साथ जो है कृषिगत मशीनरी का जो वितरण होता है वो अंतर्राज्यीय स्तर पर कृषि वस्तुओं का जो है आवागमन में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है? ऑप्शन नंबर ए है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी है शुद्ध घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी है प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना, आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसी से जो है आर्थिक वृद्धि का जो है आंकड़ा जो है पता किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घरेलू वेदना की सूची जो जीवन की गुणवत्ता पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव मापता है, में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? घरेलू वेदना की सूची जो जीवन की गुणवत्ता पर संख्या वृद्धि का प्रभाव मापता है, में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पक्का मकान, बी है सुरक्षित पेयजल, सी है विवाह, कम समय कम आयु, डी है खाना पकाने के लिए ईंधन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। विवाह कम समय कम आयु, ये जो है कोई घरेलू वेदना की सूची में नहीं शामिल है जो जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डाले। और जो ऑप्शन ए, बी और डी है ये जो है जीवन की गुणवत्ता पर जो है जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को जो है मापने का कार्य करता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर है दत्ता समिति, ऑप्शन नंबर बी है लकडावाला समिति, ऑप्शन नंबर सी है चलैया समिति, ऑप्शन नंबर डी है चक्रवर्ती समिति। समिति से एक प्रश्न जरूर पूछता है कहीं ना कहीं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। भारत में गरीबी रेखा का आकलन जो है किस समिति द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलैया समिति द्वारा। ठीक है। भारत में टैक्स सिस्टम में सुधार के एजेंडे को पेश करने के लिए जेम्स चलैया समिति के तहत जो है टैक्स रिफॉर्म कमेटी नियुक्त की गई। यह जो है 1991, 92, 1993 में कई उपायों के साथ जो है 3 रिपोर्टों के साथ आया जो कर सुधार के क्षेत्र में इसका प्रमुख योगदान रहा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर। ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न प्रदेशों में प्रति व्यक्ति आय से, बी है औसत घरेलू आय से, सी है घरेलू उपभोक्ता के व्यय द्वारा, डी है देश के मिलन आबादी द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सब सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पर? देश की मलिन आबादी द्वारा। जिस देश में मलिन आबादी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ की जो है गरीबी स्तर जो है वहाँ का जो है सबसे ऊंचा होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? ए है व्यक्तिवाद की ओर, बी है उपभोक्तावाद की ओर, सी है समष्टिवाद की ओर और डी है पूंजीवाद की ओर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका समष्टिवाद की ओर। ठीक है, समष्टिवाद की ओर। समष्टिवाद क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को इकट्ठा करके अपने घर में, जैसे पहले समय होता था कि लोग खाने पीने के लिए जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, फिर जो है सामान इकट्ठा करके जो है अपने घर में जो है रख लेते थे और कुछ दिनों तक उसको खाते पीते रहते थे। और अब वो जो है समष्टिवाद जो है उसको धीरे धीरे मार्केट में लाने लगा और जो है उससे सबकी समस्याओं की जो है समाधान होने लगा। उसी से संबंधित समष्टिवाद है जो बाजार की आर्थिक प्रवृत्ति है, उसी को जो है ये रुझान पैदा करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? ऑप्शन नंबर ए है पशुपालन, बी है कुटीर उद्योग, सी है निजी धन उधार लेने का चलन, डी है अच्छे उपकरणों की उपलब्धता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है अच्छे उपकरणों की उपलब्धता, ये जो है इसका कोई अंशदान नहीं है, इसका कोई वहाँ महत्व नहीं है। पशुपालन का महत्व है जिससे लोगों का रोजगार चले, कुटीर उद्योग है, निजी धन उधार देने की चलन है, ये सब जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य अंग माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए रेपो दर, ऑप्शन नंबर बी रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर सी प्रमुख उधारी पर, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रमुख या प्राथमिक उधारी पर। ठीक है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक उधारी पर या प्रमुख उधारी पर, ये कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है अल्पकालीन, बी है अति अल्पकालीन, सी है दीर्घकालीन, डी है अति दीर्घकालीन। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अति दीर्घकालीन। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? अति दीर्घकालीन, मतलब थोड़ा बड़ा हो लेकिन कम समय के लिए हो, ठीक है, जिससे जो है सामान जो है नुकसान ना हो और उचित समय पर जो है उसका मूल्यांकन हो जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वधार योजना है ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय पहचान के लिए, ऑप्शन नंबर बी है पुरुषों हेतु रोजगार, सी है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, डी है वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। तो स्वाधार योजना क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय पहचान के लिए। स्वाधार योजना जो है अद्वितीय पहचान के लिए है। इसमें जो है एक दूसरे से हस्तक्षेप करते हुए अपना जो है किसी भी क्षेत्र में, मार्केट के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो, वहाँ पहचान बनाने के लिए जो है स्वाधार योजना का निर्माण किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया। फेमा का फुल फॉर्म नेम है क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है इसका पूरा नाम है। इसको जो है कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 1991, बी है 97, सी है 2002, डी है 2007। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसमें से जो है कोई उत्तर सही नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, कोई सही नहीं होगा, बल्कि ये जो है 1999 में इसको अंतिम रूप से लागू किया गया था, ठीक है, 1999 में लागू किया गया था। बाहरी व्यापार तथा भुगतान को सुगम बनाने तथा विदेशी मुद्रा के व्यवस्थित विकास एवं रखरखाव के उद्देश्य हेतु जो है विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून बनाने में जो है फेमा का प्रमुख योगदान है, ठीक है। तो इसका जो अंतिम रूप से लागू करने का समय था वो जो है 1999 में लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 2004, ऑप्शन नंबर बी है 2008, ऑप्शन नंबर सी है 2006, ऑप्शन नंबर डी है 2010। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो है 2004 में पारित किया गया। इसमें जो संगठन से बिखरे हुए थे, जो संगठित होकर किसी कार्य को कराने में असफल रह रहे थे, उनको जो है संगठित करके एक समाज बना करके जो है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है 2004 में एक अधिनियम बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, और ये इसको जो है 2004 में ही पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से, बी है निर्माण बिजली तथा गैसों से, ऑप्शन नंबर सी है सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी है रक्षा तथा लोक प्रशासन से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रशासन, रक्षा तथा जो है लोक प्रशासन से जीडीपी का जो है सबसे बड़ा भाग जो है प्राप्त होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, सी है वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, डी है भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का जो रखरखाव है वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए है जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, बी है बैंक का सावधि जमा, सी है किसान विकास पत्र, डी है कंपनी का ऋण पत्र। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंपनी का ऋण पत्र। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर जो है कंपनी का जो ऋण पत्र है ये निम्न से भिन्न है। ये जीवन बीमा, बैंक का और किसान विकास पत्र जो है उससे जो है कंपनी का ये ऋण जो है अलग होता है, और इन तीनों का जो कार्य चलता है वो बैंकों के द्वारा चलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोड वेट संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है उत्पाद कर से, बी है मूल्य वर्धित कर वैट से, सी है धन कर से, डी है आय कर से। मोड वेट जो होता है वो धन कर से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, धन कर से जो है मोड वेट का संबंध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है उपकर, बी है विदेशी सहायता, सी है बाजार से ऋण उगाही, डी है संघ सरकार के बजट में अनुदान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदेशी सहायता। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का जो प्रमुख स्रोत है वो विदेशी सहायता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बजट घाटे के, ऑप्शन नंबर बी है राजकोषीय घाटे के, ऑप्शन नंबर सी है घाटे की वित्त व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी है आगम घाटे से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आगम घाटे से। ठीक है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, ब्याज भुगतान जो होता है उसको प्राथमिक घाटे में सम्मिलित कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो जो है किसके बराबर हो जाता है? आगम घाटे से बराबर हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है कालेस्की ने, ऑप्शन नंबर बी है कार्लडोर ने, ऑप्शन नंबर सी है RJ 47 चेलैया ने, ऑप्शन नंबर डी है गौतम माथुर ने। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कालेस्की ने। भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव जो है कालेस्की समिति ने दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसे लगे आज के 20 प्रश्न? परीक्षा के दृष्टि से सभी 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर अगले पार्ट में हम इसी तरह से 20 प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।